नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिएगा राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप सबका अभिवादन है, इस्तकबाल करता हूं। आज विवेचना में जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो सामान्य हिंदी व्याकरण से पूछा जाने वाला हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिंदु है आज मित्रों लोकोक्ति। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन बिंदु से जिसपे हर प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्न मित्रों बनकर आते हैं। तो बिना देर करते हुए, बिना किसी भूमिका के आइएगा शुरुआत करते हैं विषय के साथ। दो हाथ ये देखिएगा, ये कुछ तथ्य हैं, विषय की गहराइयों से आपको रूबरू कराऊं। उसके पहले विषय से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं या परीक्षा की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके बीच में क्रमबद्ध तरीके से एक एक तथ्यात्मक जानकारियां जो लोकोक्ति से बन सकती है वो देख लेते हैं और फिर विषय में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आइएगा, पहला तथ्य लोकोक्ति के बारे में। लोकोक्ति लोक और उक्ति, वैसे अगर यदि इस शब्द को तोड़ूं तो किस तरह से टूटेगा ये ऐसे बनेगा मित्रों। लोकोक्ति जो शब्द है वो लोक और उक्ति जैसे प्रसिद्ध संस्कृत भाषा जिसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति कभी कभी आ सकता है, वैसे जैसे मुहावरे में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। वैसे कभी लोकोक्ति के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, लोकोक्ति तत्सम शब्द है यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। किनसे मिलकर बना है? लोक और उक्ति से। अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। वैसे सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, क्योंकि लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति द्वारा न होकर, क्योंकि लोकोक्तियां किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है, व्यक्तियों के समुदाय यानी लोक द्वारा होता है। लोकोक्ति के रचनाकार का पता नहीं होता है। अब इसलिए अंग्रेजी में इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से दी गई है। किस तरह से अंग्रेजी भाषा में लोकोक्ति को डिफाइन किया है? वहां लिखा है लोकोक्ति ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता। तो ये दो तरीके हमने परिभाषाएं देखी, लोकोक्ति शब्द के बारे में जानकारी देखी। अब इससे मेरे को जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, अक्सर आता है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता न हो वे क्या कहलाते हैं? जैसे कि यहां लोकोक्ति का पता नहीं होता क्योंकि ये किस व्यक्ति ने बनाई है, ये व्यक्तियों के समुदाय में समय देश काल परिस्थिति के अनुरूप जन्म लेती है और धीरे धीरे फिर ये व्यक्तियों की जबान पर चढ़ जाती है और प्रसिद्ध कथन बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक प्रश्न कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में पता न हो। क्योंकि अभी संदर्भ से मुझे याद आया तो मैं बता दूं, देखिए ऐसे शब्द होते हैं देशज शब्द। देशज शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं होता है, उनका जन्म देशज, देश में जन्म लेने वाला, देश का मतलब होगा एक क्षेत्र विशेष में कहीं वो जन्म ले ले, परिस्थितिवश यानी भाषा व्यवहार में प्रयुक्त होने लग जाए, वे शब्द कहलाते हैं देशज। तो आगे बढ़िएगा। लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है। लोकोक्तियां जो सामान्य जनजीवन से जुड़ी होती है तो वो किसी न किसी घटना से संबंधित होती है। इसके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसी है वैसी ही रहती है। फिर आगे देखिएगा, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जुड़ी हुई, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तो वो लोकोक्ति हो जाती है। तो इस तरह से लोकोक्ति के बारे में कुछ जानकारियां। फिर आगे बढ़िएगा। अब लोकोक्ति के कुछ प्रमुख लक्षण, विशेषताएं वो भी आप देखिएगा। लोकोक्तियां ऐसे कथन या वाक्य हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। समय गुजर जाने के बाद भी ये जिस स्वरूप में थे वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। और न ही लोकोक्ति व्याकरण के नियमों से प्रभावित होती है। व्याकरण के नियमों से भी ये प्रभावित नहीं होती।
अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव लोकोक्ति पर नहीं पड़ता है। लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि मुहावरे में हमने ये कहा था मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं है बल्कि वो वाक्य का अंश है, वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति या जिसे हम कहावत कहते हैं ये पूर्ण स्वतंत्र वाक्य है। अतः यह एक पूरे कथन के रूप में सामने आती है। भले ही लोकोक्ति वाक्य संरचना के सभी नियमों को पूरा न करे, पर अपने में वह एक पूर्ण उक्ति होती है। पूर्ण व स्वतंत्र कथन जो होता है संपूर्ण होता है, अपना भाव अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है, ऐसा जो वाक्य हो वह लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होने के साथ साथ अगली विशेषता संक्षिप्त भी होती है। इसमें एक गुण और होता है लोकोक्ति में कि यह बड़े से सामाजिक अनुभव को, बड़े से एक यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य को बहुत ही कम शब्दों में, यानी कम से कम शब्दों में सामासिकता के गुण के साथ गागर में सागर भरते हुए, या मैं तो यह भी कहूंगा कि अज खुर में सागर, यानी बकरी के खुर के बराबर जो गड्ढा हो उसमें सागर जितना अर्थ भरे हुए होते हैं। अर्थात ये कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक ध्वनि और अर्थ व्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। कौन? लोकोक्ति जैसे कथन। आप लोकोक्ति में से एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्वानों ने, यानी जो विद्वत समाज है, वैयाकरण है, भाषा के साथ जो अधिक से अधिक समय गुजारते हैं, ऐसे जो विद्वत समाज में अपना स्थान निर्धारित किए हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों ने इन्हें गागर में सागर भरने वाली उक्तियां कहा है, लोकोक्तियों। लोकोक्ति अगली विशेषता पर मैं पुनः आपसे बातचीत करता हूं। लोकोक्ति सारगर्भित एवं साभिप्राय, अभिप्राय से युक्त, क्योंकि कोई ना कोई मोटो जरूर होता है इनके पीछे। ये जीवन अनुभवों पर आधारित होती है लोकोक्तियां, और ये जीवन अनुभव देश काल की सीमाओं से मुक्त होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अनुभव भारतीयों का है तो वो यूरोपियों के अनुभव से अलग होगा, और यूरोपियों का जो अनुभव है वो अमेरिकन के अनुभव से अलग होगा। नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है। हर जगह, हर परिस्थिति, हर परिवेश, हर मानव वर्ग के साथ वैसे ही इनके कथन होते हैं जैसे कि ये यहां है। आगे देखिएगा, लोकोक्ति के लक्षणों पर पुनः हम बातचीत करते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। लोकोक्ति का एक गुण है, अगले गुण की ओर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, उसकी सजीवता, जीवंतता। ऊब नहीं है, रुचिकर होती है, यह सजीव जैसी लगती है, इसलिए वो आम आदमी की जुबान पर चढ़ी होती है। आम आदमी भी इसका बखूबी बहुत खूबसूरत प्रयोग करता है। लोकोक्तियां जीवन के किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती है, जिससे समाज का हर व्यक्ति परिचित होता है। अब वो जो सत्य है वो व्यंग्यात्मक भी हो सकता है, और उससे हर समाज का हर व्यक्ति परिचित होता है। सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों से जुड़े होने के कारण अधिकांश लोकोक्तियां लोकप्रिय होती है, बहुत अधिक लोकप्रिय होती है। जनमानस इनका बहुत अच्छा प्रयोग करता है, और इनके प्रयोग से जो भाषा है वो उसका अपना एक गठन होता है, उसमें अपनी एक स्फूर्ति होती है, एक सजीवता होती है, एक जीवंतता होती है। चुटीलापन, ये देखिए, चुटीलापन भी लोकोक्तियों की प्रमुख विशेषता होता है। उनमें एक पेनापन, एक धार होती है, इसलिए व्यक्ति अपनी बात की पुष्टि के लिए लोकोक्ति का सहारा लेता है। जब उसे कोई इस तरह का व्यंग्यात्मक कथन करना हो, एक सारगर्भित बात करनी हो, एक यूनिवर्सल
ट्रुथ यानी सत्य से रूबरू कराना होता है, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा जो अच्छे वक्ता होते हैं वो मुहावरों प्लस लोकोक्तियों का जरूर सहारा लेते हैं, क्योंकि लोकोक्तियों में उस अर्थ को वहन करने का सामर्थ्य सर्वाधिक होता है। आगे देखिएगा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं अंत की ओर। लोकोक्तियां समाज का भाषाई, समाज की जो भाषा का इतिहास है वो होती है, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का यानी कि किसी भी समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह से मित्रों ये लोकोक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे मुझे आपको अवगत कराना था, क्योंकि ये एक तरीके से पृष्ठभूमि का काम करते हैं। विषय को जब हम प्रारंभ करें तो उससे संबंधित जो तथ्य हैं उन पर भी हमारा थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। प्रतियोगी परीक्षाएं इस विषय से किस तरह से प्रश्न पूछती है मित्रों, और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विषय कैसा है, हमें जीतने से मतलब है। एग्जाम में दोनों तरह के प्रश्न होते हैं, उन दोनों का वेटेज होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी भाषा में, लोक भाषा में कहें तो रटने पर आधारित होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें समझ कर देने होते हैं। तो आइएगा, लोकोक्ति से आप देखते हैं अब किस तरह के आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे। वो प्रश्न भी मैं आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि हमेशा सोल्व करता आया हूं, इस बार भी इस विषय से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्वेश्चंस तो हमारी सीढ़ियां हैं, सोपान है, उन्हें हमें कदम दर कदम मजबूती के साथ उन पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आइएगा, लोकोक्तियों के साथ अब कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न आएंगे, कौन सी प्रसिद्ध लोकोक्तियां, वैसे तो सारी प्रसिद्ध हैं, पर फिर भी अर्थ के लिए अब आप देखिएगा, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है, जिसको हम कहें ना सस्ता मनोरंजन करने का, वो मैं नहीं करूंगा मित्रों। आइएगा अभी, क्योंकि घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और मुझे 30 मिनट में अधिक से अधिक यानी 30 और 35 मिनट का मेरा एक वीडियो होता है, हमेशा आप जानते हैं, ये भी वैसा ही रहने वाला है। इन 35 मिनट में मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा है, जो मुझे देख रहा है, वो अधिक से अधिक जानकारियों को एकत्र कर सके। तो आइएगा विषय पर बात करते हैं, लोकोक्ति व अर्थ। देखिए पहली बहुत मजेदार लोकोक्तियां हैं, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डाली गई हैं। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। तो ये लोकोक्ति है। अब आपको ध्यान रखना है, या तो वो अर्थ देगा और उस अर्थ से संबंधित लोकोक्ति का चयन कराएगा 4 में से, अ ब स द यानी ए बी सी और डी में से। या तो वो ऐसे कर सकता है, अपना नुकसान झेल कर भी दूसरे को कष्ट पहुंचा, निम्नांकित अर्थ से संबंधित लोकोक्ति का चयन करें, ये प्रश्न बनेगा। तो आप उन 4 में से ये देखेंगे, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। और या फिर लोकोक्ति दे दे और वो आपसे अर्थ पूछ ले, तो इसका सटीक अर्थ होगा, अपना नुकसान झेल कर भी अपनी नाक कटे तो कटे, सगुन जरूर बिगाड़ना है तो दूसरे को कष्ट पहुंचाना है, ये अर्थ होगा। आगे देखेगा, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ लेना, यानी कि सहायता मांगकर अधिकार जमा लेना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधे को रेवड़ी बांटने के लिए लगा दो तो वो उसके आसपास ही बांटेगा, और उसके आसपास उसको लेकर आए हुए व्यक्ति होंगे, यानी अपने व्यक्ति होंगे। यानी जो स्वार्थी होगा, अंधा जो स्वार्थी होगा, वो अपनों को ही लाभ पहुंचाएगा। अर्थों पर जरूर ध्यान देना मित्रों, अर्थों के बिना हम नहीं कर पाएंगे। बहुत ही गजब के क्वेश्चंस होते हैं, टक से राइट होंगे ये। अटका बनिया दे उधार, मजबूरी में व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है, जो उसे पसंद नहीं है, बनिए को उधार देना पसंद नहीं है, फिर भी वो देगा, क्योंकि उसके पैसे अटक रहे हैं, उसके पूर्व की लेन देन अभी बाकी है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, हम देखते हैं अकेला व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता है। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा इतराता है,
ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अध जल गगरी छलकत जाए। आगे देखिएगा और चर्चित पर बात करते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, तो क्या लगाएंगे? भैंस जैसी दिखती है, तो देखिएगा अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि भैंस यानी कि बाहुबल, अक्ल का मतलब है बुद्धि बल, तो आप देख ले बाहुबल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपना अपना मत, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की जो सोच है, उसके विचार है, अलग अलग होते हैं और वो उसे रखा है। अपना लाल गंवाई के दर दर मांगे भीख, बहुत अच्छी है। अपनी वस्तु खोकर, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरों के सामने हाथ फैलाना, अपनी तो खो दी, अब दूसरों के सामने हम हाथ फैला रहे। अरहर की टाटी और गुजराती ताला, यानी इसको कहते इसको कहेंगे कुप्रबंधन, प्रबंधन की कमी। यानी कि टाटी तो किसकी है? अरहर की है, यानी मूल्यहीन वस्तु है, पर ताला उस पर हम गुजराती लगा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? वस्तु की सुरक्षा पर अधिक पैसे हम खर्च कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो इसका होगा अपनी तारीफ खुद कर लेना। अभी दिल्ली दूर है, लक्ष्य से दूर होना। अशर्फियां लूटे और कोयलों पर मुहर, मूल्यवान की उपेक्षा, तुच्छ को महत्व, अपोजिट। मतलब वो जो पहले में तो क्या हो रहा था, अरहर की टाटी थी, गुजराती ताला था, यानी कि जो मूल्यहीन है और जो मूल्यवान है उसके ऊपर ज्यादा अधिक खर्च किया जा रहा है। यहां उसकी विपरीत है, अशर्फियां तो लूट रही है, यानी मूल्यवान की तो उपेक्षा हो रही है, कोयलों पर मुहर दी जा रही है, तुच्छ को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये देखिए, अंत भला तो सब भला, परिणाम शुभ निकले और सब शुभ हो जाता है। आगे देखिए, अंधा तो पीसे कुत्ता खाए, किसी के परिश्रम का अयोग्य द्वारा लाभ उठा लेना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ बुद्धिमान माना जाता है। आगे देखिएगा, या गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति भी आदर पाता है। इसी तरह से आगे देखिएगा आप, अंधे के आगे रोवे, अपना दीदा खोवे, निरर्थक प्रयास करना, दूर से सहयोग की आशा करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास लाभ प्राप्ति हो जाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, कुप्रशासन, यानी कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती। फिर आगे देखिएगा, बहुत ही चर्चित ये लोकोक्तियां मित्रों, अक्सर पूछ ली गई हैं एग्जाम में, वहीं से इनका चयन किया गया है। ये देखिएगा, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, ढोंग करने वाला कपटी होता है, यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन, क्या इसी तरह को हमने पढ़ा था, धूप में बाल सफेद होना, यानी अनुभवहीन होना। आंख का अंधा किंतु नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम। आंख का अंधा है यानी मूर्ख है, किंतु गांठ का पूरा है, इसका मतलब होगा धनवान है, तो अर्थ होगा मूर्ख किंतु धनवान। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, आपसी फूट कोई एक नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर, अर्थ होगा बेमेल मिश्रण, अपूर्ण ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा आप, आगे नाथ न पीछे पगहा, न तो आगे नाथ है न पीछे चलने वाला व्यक्ति है जो उसे लेके जा रहा है, पगहा है, यानी क्या कहेंगे हम ऐसे व्यक्ति को? पूर्ण अनियंत्रित, जिसपे आगे पीछे से कोई नियंत्रण न हो। आपत्ति काले मर्यादा न अस्ति, यानी विपत्ति में धैर्य पालन न होना। आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना।
आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। अधिक लालच में थोड़े को भी गंवा देना। ज्यादा लालच नहीं करना है ना, तो जो है वो भी छूट कर चला जाएगा। आई थी रोजी नहीं तो रोजा, आमदनी हुई तो मौज नहीं तो फाके ही फाके। आगे देखिएगा, ये देखिए, आंख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। आंखों पर पर्दा पड़ा हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ये पर्दा अपने में मोह का, लोभ का, माया का, लालच का। आप न जावे सासुरे, स्वयं अनुकरण न करके औरन को सिख दे, दूसरों को उपदेश देना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आप मरे बिन स्वर्ग न जावे। यानी बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता है। यदि हमें कार्य को ठीक से करना है तो स्वयं ही करना पड़ेगा। ये देखिए, फिर और चर्चित, आप मियां जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, स्वयं के पास कुछ नहीं, दूसरों की सहायता क्या करेंगे। आए थे हरिभजन को, ये भी बहुत चर्चित है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, महान उद्देश्य से भटक कर गौण उद्देश्य में लग जाना। ऐसा न करें, इसको जरूर याद रखें। आए थे हरिभजन को, कहीं कपास ओटने न लग जाना। हरिभजन यानी कि हमारा मूल उद्देश्य। आंख न दीदा, योग्यता तो नहीं है, काड़े कसीदा, काम करने की शेखी बगाड़ना। हमें उसका कोई अनुभव तजुर्बा नहीं है, किंतु फिर भी हम उसकी शेखी बगाड़ रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। अब आइएगा ई वर्ण पर देखते हैं। ये मैंने आपकी और मेरी दोनों की सुविधा के अनुरूप इन लोकोक्तियों और मुहावरों को अलग अलग वर्णों में डिवाइड किया हुआ है। वर्णों से हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने आ और अ के पढ़े, अब हम ई के पढ़ेंगे, ताकि जब हम इसमें मैं आगे, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे और अध्ययन करते चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो इसमें मैं नीचे बढ़ाता जाता हूं। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, असंबद्ध होना। इतनी सी तो जान है और गजबर की जुबान है, यानी बातूनी बालक। इमली के पत्ते पर दंड पेलना अक्सर आता है मित्रों, याद रखिएगा। इमली के पत्ते पर दंड पेलना, इमली का पत्ता है, यानी कि हम ये कहेंगे साधन सीमित है और उस पर दंड पेलना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, या झूठा आश्वासन देना, या सुरक्षा की व्यर्थ गारंटी प्रदान करना। किसी इस तरह का कोई सिमिलर सा अर्थ निकले तो आप याद रखेगा उसकी लोकोक्ति होगी इमली के पत्ते पर दंड पेलना। आगे चलिए, उवर्ण पर देखिएगा, जो बहुत चर्चित है, अक्सर एग्जाम में उवर्ण से आ ही जाते हैं। उनमें ये दो तो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, हर एग्जाम में इनको पूछा गया है। एग्जाम चाहे बीपीसीए, चाहे आप बिहार पब्लिक कमीशन की बात करें, या चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, डीएसएस भी एग्जाम हो, ग्राम सेवक परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, पटवार हो, आरएस हो, बहुत सारे एग्जाम हैं। इन सभी एग्जाम में आप जानते हैं सामान्य हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। उन सब में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। उल्टे बांस बरेली को हर एग्जाम में आया है मित्रों, यानी उत्पत्ति क्षेत्र में जहां कोई चीज उत्पन्न होता हो उसी वस्तु का आयात करना। बरेली में बांस का आयात, उल्टे बांस बरेली को। आगे चलिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई बेशर्म हो जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। आगे देखिए, ये देखिए, ऊंट की चोरी
और वो भी झुके झुके। कैसे संभव है? यानी न छिप सकने वाली बात को छिपाने का प्रयास करना। क्या छिपेगी ऊंट की चोरी? नहीं छिपेगी। ऊंट किस करवट बैठता है? ऊपर देखिए, संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा ज्यादा और तथ्य कम। ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट को चाहिए, आवश्यकता बहुत अधिक है और उसको मिल क्या रहा है? बहुत कम, यानी आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ऊंट के गले में बकरी, ये भी पूछा जाता है मित्रों, आया है एग्जाम में, यानी बेमेल संयोग। ये देखिएगा, ए वर्ण पर देखिएगा, एक अनार 100 बीमार, यानी आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो नागिन ऊपर से पंख लगाए, इसका मतलब होगा एक साथ दो दो दोष। एक और एक 11 होते हैं, संगठन में ही शक्ति होती है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, एक स्थान पर दो सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक जैसे होना समान प्रवृत्ति के व्यक्ति। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, कोई अंतर भेद न होना। आगे देखिएगा, एक ही लाठी से सबको आंकना, समान व्यवहार करना। ओ वर्ण से देखिएगा, अब आप ये देखिए, ओ वर्ण से ये भी बहुत ज्यादा आता है। ओछे की प्रीत, यानी दुष्टों की मित्रता या दुष्टों से मित्रता। बालू की भीत क्षणभंगुर होती, बालू की भीत कितनी देर टिकेगी? थोड़ी सी देर। उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्तियों से मित्रता होगा या अपनत्व के संबंध होंगे, वो बहुत ज्यादा टिकाऊ या लंबे समय तक रहने वाले नहीं होते। ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, जानबूझकर ली गई मुसीबत से कैसा डरना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अपर्याप्त वस्तु से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। और बात खोटी, सही बात रोटी, भोजन व्यवस्था का प्रश्न सर्वोपरि है। होठों से निकल गई है, कोठों पर चढ़ गई है, यानी कि मुंह से निकली जो बात होती है वो बहुत तेजी से फैल जाती है। अब आइएगा क वर्ण पर। देखिए, क वर्ण के बारे में कहेंगे, काबुल में क्या गधे नहीं होते, अपवाद क्या हर जगह नहीं होते, अपवाद हर जगह होते हैं। कागई का कपूर चुवाए दुष्ट, और स्वान नवाए गंग, कव्वे को आप कपूर खिलाओ तब भी वो किसी गंदी जगह पर चोंच मारेगा, और श्वान को आप गंगा में जाकर नहलवाएं तभी वो गंदी उस जगह में जाकर बैठेगा। तो इसको कहेंगे दुष्टों के स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई नप होई हमई का हानि, निरपेक्ष व्यवहार रखना, किसी भी परिवर्तन से निरपेक्ष रहना। फिर आगे देखिए, यह भी चर्चित है, का वर्षा जब कृषि सुकहने, अवसर निकल जाने पर प्राप्त सहायता जो होती है, अवसर तो चला गया है, अब हमें सहायता मिल रही है तो वो व्यर्थ है। सहायता तब मिले जब उसकी आवश्यकता हो, हमें जरूरत हो, और जो जरूरत पर सहायता मिलती है भले ही वो थोड़ी भी होती है तब भी कारगर होती है, और उसके लिए हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, अड़ियल व्यक्ति दूसरों की सीख नहीं मानता है। कर ले सो काम, भज ले सो राम, समय रहते कार्य पूर्ण कर लेना अच्छा रहता है। कौवा चले हंस, ये ज्यादा याद है। क वर्ण से और देखिएगा आप, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरों के सानिध्य का बुरा परिणाम। कहीं खेत की सुनी खलियान की, कुछ का कुछ सुन लेना,
कमली ओढ़ने से फकीर नहीं होता, यानी बाह्य आडंबर से किसी के अवगुण नहीं छिपते। कर्म के बलिया पकाई थी खीर हो गया दलिया, भाग्य की विडंबना होना। कागज की जो नाव है वो ज्यादा नहीं चलती है, दोगेबाजी जो होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती है। और इसके लिए आगे देखिएगा, काठ की आंडी एक बार ही चढ़ती है, धोखेबाजी बार बार नहीं होती है। ये देखिए, कुत्तों को घी नहीं पचता है, नीच इंसान उच्च पद प्राप्त करके इतराने लगता है। के हंसाए मोती चुगे, के भूखा मर जाए। जो महापुरुष होता है वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, वो मर्यादा उसकी खत्म नहीं होती है, या वो अपनी मर्यादा से नीचे हल्का व्यवहार नहीं करता है, जो महापुरुष होता है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, धनवान हमेशा चिंतित व गरीब जो होता है वो मस्त रहता है। कोयल होवे न उजली, सो मन साबुन लाए। स्वभाव किसी का नहीं बदलता है, आप चाहे 100 मन साबुन डव से आप कोयल को नहलवा दे तब भी वो उजली नहीं होगी। कौन कहे राजा जी नंगे हैं, बड़ों की बुराई कोई नहीं करता है। खाक में छोरा है और शहर में ढिंडोरा है, वस्तु पास में तलाश दूर दूर तक। कुजगह फोड़ा और ससुर वेद्य, एक तो गलत जगह पर फोड़ा हुआ है और वेद्य ससुर जी हैं, यानी धर्म संकट की स्थिति, क्या करें। फिर एक और चर्चित लोकोक्ति से मैं आपका परिचय करा, काजी जी दुबले क्यों। आंसर है शहर का अंदेशा है, यानी दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। तो ये इस तरह से प्रसिद्ध लोकोक्तियां मैंने आपके बीच में रखी मित्रों। वही बात है, समय की सुइयां जो है वो बढ़ती जा रही हैं और मैं नहीं चाहता कि जो हमारा ये वीडियो है वो बहुत अधिक लंबा हो, इसलिए अभी इस पार्ट को यहीं रोकता हूं। अगली लोकोक्तियां अगले पार्ट के साथ मैं बहुत जल्दी आपके बीच लेकर आऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। प्लीज अगर आप यहां तक देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें। अगर यदि आपको लगता है कि जानकारियां आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज। जय हिंद, जय भारत।